हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। बच्चों हम लोग पिछले कुछ लेक्चर से सीईटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मुझे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं बायोलॉजी के वो मैं आप लोग को बता रहा हूं। तो ये जो वीडियो है ये स्पेशली पीसीबी के बच्चों के लिए है, सही है, जहां पे मैं आप लोग को बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी सिखाऊंगा, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, सही है। तो इन कंसेप्ट से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके एग्जाम में उसे टैकल करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है अगर आप इन टॉपिक्स को मुझसे पढ़ोगे। ऑल्दो अगर आपको सारे टॉपिक ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए जिस तरीके से मैं इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता हूं बच्चों, तो आप हमारे लेक्चर वीडियोस को भी जरूर से देख सकते हो। मैंने पूरा का पूरा लेक्चर वीडियोस 11th 12th सब कुछ पढ़ा रखा है बच्चों हमारे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, और कुछ वीडियोस आप लोगों को जेआर ट्यूटोरियल जो हमारा मेन चैनल है ना उसके ऊपर भी मिल जाएंगे, सही है। तो जरूर से फॉलो करिए, हर एक टॉपिक हर एक चीज़ें बच्चों ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो, ठीक है। क्योंकि अगर आप कंसेप्ट वाइज नहीं पढ़ोगे तो जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना वो क्लियर नहीं कर पाओगे। आप लोग को ज्यादातर कंसेप्ट को बिल्ड करना पड़ेगा, चाहे सीईटी हो चाहे जो नीट का पेपर भी दे रहा हो, ठीक है, उसके लिए भी कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में भी दिस इज द लेक्चर नंबर 8, ठीक है। तो ऑलरेडी 7 लेक्चर बच्चों हमने इसके ऊपर बनाए हुए हैं। उन 7 के 7 लेक्चर को आप जरूर से देखना अगर आपने नहीं देखा होगा तो, और इस लेक्चर को भी एंड तक जरूर से देखना, ठीक है, चलेगा। तो शुरू करते हैं बच्चों बायोलॉजी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी क्लास जहां पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं आपके एमएसटी सीईटी के लिए, चलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, चलो पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्या लिखा हुआ है, द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाला इवेंट, बाद में ना, पोस्ट मतलब क्या है बच्चों, बाद में होने वाला इवेंट, विच अकर विद इन द एम्ब्रियो सैक, जो किसके अंदर होता है बच्चों, एम्ब्रियो सैक के अंदर ही होता है, उसे आप क्या कहोगे, 2 इवेंट होते हैं, मतलब एक यहां पे एक यहां पे, 2 इवेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं। कहां पे, आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या क्या रहता है बच्चों, आप लोग को पता होगा, एंटीपोडल सेल्स होते हैं, ठीक है, यहां पे एग सेल होगा, यहां पे 2 बच्चों आपके सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर, ठीक है, इनको सिनर्जिड्स बोला जाता है। इसके ऊपर फिलिफॉर्म एपरेटस होता है, और यहाँ पर ये आपके एंटीपोडल सेल 3, और यहाँ पे बच्चों क्या प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ये क्या होता है आपका सेकेंडरी न्यूक्लियाई, क्लियर है। तो ये आपका एक एम्ब्रियो है। अब एम्ब्रियो के अंदर मान लो फर्टिलाइजेशन हो गई है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद, पोस्ट पूछा है ना बच्चों, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद कौन कौन से डेवलपमेंट इसके अंदर होंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों, सुनो, चलो उसको रहने देते हैं, अपन इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। देखो फर्टिलाइजेशन किसके किसके बीच में होती है बच्चों, यहां पे जो एग सेल है इसकी फर्टिलाइजेशन एक मेल गैमेट के साथ होगी, तो यहां पे क्या किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एग सेल का जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा बच्चों एक मेल गैमेट के साथ, तो यहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों, एम्ब्रियो का। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एम्ब्रियो का। साथ ही साथ यहां पे जो 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस थी जिसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, वो भी फर्टिलाइजेशन करती हैं बच्चों, और यहां पे क्या बन जाता है, PEN। यहां पे किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, PEN का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो 2 चीजें बनती हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। एक बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किससे बनता है, फीमेल के एग से और मेल गैमेट से, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, इसके फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है बच्चों, एम्ब्रियो बनता है। इसको फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी भी कहते हैं। यहां पे क्या होता है, देखो 2 पोलर न्यूक्लियस है और एक आपका मेल गैमेट है, मतलब 3 न्यूक्लियस है टोटल, तो इसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इस वाले प्रोसेस को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, मतलब 3 अलग अलग न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, सही है। यहां पे 3 अलग अलग न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते, 2 ही फ्यूज होते हैं बच्चों। इसको हम लोग सिनगैमी कहते हैं, सिनगैमी कह सकते हो, या फिर इसको आप फर्टिलाइजेशन कह सकते हो। समझ में आई बात, जो भी है स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कह सकते हो या फिर सिनगैमी कह सकते हो। तो ये 2 चीजें बनती हैं बच्चों आपके एम्ब्रियो के अंदर, और इन्हीं दोनों का डेवलपमेंट आगे चल के होता है आपके एम्ब्रियो के अंदर। उसके बाद आगे चल के फिर सीड का फॉर्मेशन होगा, फिर जर्मिनेशन होगा, प्लांट बनेगा। तो अब अपने ऑप्शंस को चेकआउट करिए। अब अपने देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सीड फॉर्मेशन और फ्रूट फॉर्मेशन। तो क्या विद इन द एम्ब्रियो सीड बन जाएगा, विद इन द एम्ब्रियो फ्रूट बन जाएगा, नहीं। सो दिस विल बी द रॉन्ग ऑप्शन, ये गलत है ना, ठीक है। स्पोरोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस, स्पोर तो पहले ही बन जाते हैं ना बच्चों, जो मेगास्पोर है, माइक्रोस्पोर है, तो जब आपके मेल गैमेट फीमेल गैमेट बन रहे थे तभी तो स्पोरोजेनेसिस हो जाता है। सो दिस विल बी ऑल्सो द
गलत ऑप्शन। हाँ, एम्ब्रियोजेनेसिस हो सकता है क्योंकि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या है बच्चों, तीसरा ऑप्शन क्या है, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। यस, इसके अंदर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे PEN से यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से आगे चलो क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। एंड इसका काम क्या है, इसका काम है बच्चों न्यूट्रिशन देना। किसको देना, आपके एम्ब्रियो को, क्योंकि एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगला स्टेप है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो यस, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन एंड गैमेटोजेनेसिस नहीं, ये गलत है। गैमेट थोड़ी फॉर्म हो रहे हैं बच्चों, गैमेट तो ऑलरेडी फ्यूज हो चुके, मेल फीमेल गैमेट ऑलरेडी फ्यूज हो चुके ना, तो गैमेटोजेनेसिस नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, बिकॉज एंडोस्पर्म का PEN से एंडोस्पर्म बना, और एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है क्योंकि एम्ब्रियो आगे चल के डेवलप हो रहा है। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग बच्चों समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझा, हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे थे, दैट्स व्हाई दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, अरेंज द फॉलोइंग लेयर ऑफ एंथर वॉल। एंथर का स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा आपको, इन ऑर्डर टू देयर पोजीशन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, मतलब अंदर से बाहर की तरफ जाते हुए आपको लेयर को याद रखना है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो, अगर आपको एंथर का स्ट्रक्चर याद हो, अगर आपको एंथर का स्ट्रक्चर याद हो, तो अंदर होता है स्पोरेंजियम। ठीक है, अंदर स्पोरेंजियम वाला एरिया जिसमें स्पोर्स फॉर्म होता है ना, मेगास्पोर माइक्रोस्पोर अंदर फॉर्म होता है, मेगास्पोर फॉर्म नहीं होता मेल के अंदर। तो वहां पे माइक्रोस्पोर फॉर्म होने के लिए बच्चों एक अंदर जगह होती है जिसको हम लोग स्पोरेंजियम बोलते हैं, समझ रहे हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं। तो स्पोरेंजियम अंदर का पार्ट है और बाहर का आपका एंथर, तो अंदर से बाहर की तरफ जाना है। अब याद करो, अगर आपको याद हो, यहीं पे बना दें या फिर यहाँ पे बना दें, रुको, ये वाला पेज मैं क्लियर कर दूं, ये वाला पेज अब मैं रफ के लिए यूज करूंगा, तो इस पेज को मैं क्लियर कर रहा हूं बिकॉज इसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया। ठीक है, अगर आप देखो तो कुछ ऐसा सा दिखता है आपका आंसर, कुछ ऐसा सा बच्चों आपको दिखता है आपका आंसर, सही बात है, जिसमें बीच में आपका कनेक्टिव है और यहाँ पे छोटे छोटे जगह है जिसको हम लोग स्पोरेंजियम कहते हैं। इसके अंदर कौन से स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं, इसीलिए इसको माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहा जाता है कुछ बुक्स में। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोल सकते हो या फिर स्पोरेंजियम भी लिख सकते हो। लिख दूं, इसके अंदर कौन से टिश्यू होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे। तो ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। कौन सा टिश्यू है बच्चों इसके अंदर, इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, सही है। तो ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो सेल्स, बहुत सारे सेल्स है, बहुत सारे अलग अलग सेल्स है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यू कहते हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनियस टिश्यू। क्लियर है, समझ में आ गया। अब यहां पर कुछ वॉल्स रहती हैं, यहां पे बच्चों कुछ वॉल्स लगी हुई रहती हैं, तो क्या आपको सारे वॉल्स याद रखना जरूरी है, नहीं, ऐसा बात नहीं है बच्चों। आपको याद रखना है कि जो आपका स्पोरोजिनस टिश्यू है ना, जब ये आगे चल के मल्टीप्लाई करेंगे, इनके नंबर बढ़ेंगे, माइक्रोस्पोर होगा, माइक्रोस्पोर से आगे चल के माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे, MMC रहता है ना, MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल, फिर उससे आगे चल के माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, फिर उससे आगे चल के माइक्रोस्पोर बनता है, फिर वो आगे चल के डबल ये करते हैं, माइटोसिस करते हैं, फिर वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल बनता है, फिर वो जनरेटिव सेल आगे वापस ये करता है, माइटोसिस करके वापस बच्चों दो वहाँ पे मेल गैमेट बनते हैं। यही पूरा प्रोसेस है ना। तो ये जो पूरा प्रोसेस है बच्चों, ये इसके अंदर चल रहा है। और अगर सेल अगर डिवीजन कर रहा है, तो सेल डिवीजन के लिए उसको एनर्जी की जरूरत होगी, उसको यू कैन से पावर की जरूरत होगी, और विदाउट एनर्जी वो ये काम नहीं कर सकता। तो उसको कोई तो एक ऐसा सेल होना चाहिए बच्चों जो उसे नरिशमेंट दे। जैसे एम्ब्रियो के केस में था, एम्ब्रियो को नरिशमेंट कौन दे रहा था, एंडोस्पर्म दे रहा था। वैसे बच्चों इस कंडीशन में यहां पर एक सेल लगा रहता है, इसके बाजू बाजू में यहां पर एक सेल लगा रहता है, ये बच्चों इसको नरिशमेंट देने का काम करता है, समझ रहे, ये इसके नरिशमेंट देने का काम करता है। ये जो सेल है ना बच्चों, ये बाय न्यूक्लिएटेड है, मतलब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस, सही है। तो ये जो सेल है बच्चों, ये बाय न्यूक्लिएटेड सेल है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल, इसको हम लोग कहते हैं प्यार से टैपेटम, एंड टैपेटम इज बाय न्यूक्लिएटेड। अब देखो, किसी बुक में ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी लिखा है, मैंने जो पढ़े हैं बहुत सारी बुक्स, तो उसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड भी लिखा गया है कंडीशन। सो आप वैरी कर सकते हो, बाय न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी पढ़ सकते हो, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी पढ़ सकते हो, पर एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, ठीक है, एक से ज्यादा इसके अंदर न्यूक्लियस है। इसको याद कैसे करोगे भाई, इसको याद कैसे करोगे, तो जैसे हमारे घर में हमको भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, मम्मी ऐसे, मम्मी का दरवाजा खोलते हैं, मम्मी मुझे खाना दो, मम्मी मुझे खाना दो, तो हम लोग ऐसे टैप करते हैं ना,
मम्मी के पास जाके ऐसे टैप करते हैं और बोलते हैं मुझे खाना दो, समझ रहे हो। तो उसी तरीके से याद रखो, ये जो सेल्स है ना, ये सेल्स को नरिशमेंट देने का काम टैपेटम का है, समझ रहे हो। नरिशमेंट देने का काम किसका है, टैपेटम का है। तो जब इनको भूख लगेगी तो ये जाएंगे इनके पास और बोलेंगे, टैप करेंगे और बोलेंगे मुझे खाना दो, तो वो टैप से याद रखो टैपेटम, समझ में आ गया। फिर टैपेटम के बाद होती है बच्चों मिडल लेयर, यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी बड़ी बड़ी ऐसे ऐसे यहाँ पे, इसको हम लोग मिडल लेयर बोलते हैं। फिर एंडोथीशियम और फिर एपिडर्मिस, फिर यहाँ पे एंडोथीशियम यहाँ पे, और लास्ट में एपिडर्मिस होती है, डेड सेल्स होते हैं बच्चों एपिथर्मिस के। तो ये आपके 4 सेल है, सबसे 4 सेल्स है। सबसे पहले टैपेटम, और अब देख लो ऑप्शन में जो सबसे पहला टैपेटम जो ऑप्शन रहेगा दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देख लो कहाँ गया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ। सबसे पहला ए वाला, देखो टैपेटम है, मिडल लेयर है, एंडोथीशियम है, एपिडर्मिस है, सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहला हम लोग कहाँ से जा रहे हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं ना बच्चों, तो अंदर सबसे पहले टैपेटम है, उसके बाद क्या है मिडल लेयर है, उसके बाद एंडोथीशियम और फिर एपिडर्मिस, चाहिए। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये सारे गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एंड एपिडर्मिस, हम लोग बाहर से अगर अंदर आते तो ये हो सकता था, पर हम लोग अंदर से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। इस पर ध्यान रखो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बाहर से अंदर पूछ देगा, तो अगर बाहर से अंदर की तरफ पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर, फिर टैपेटम। टैपेटम उस टाइम पे लास्ट में आ जाएगा। ओके ओके, अगले एमसीक्यू पे चलें, अगले पे चले। ओके ओके ओके, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू। व्हाट इज अगला एमसीक्यू, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। बीटी टॉक्सिन ऑफ बैसिलस थैरिंगेसिस किल्स द इंसेक्ट पेस्ट बाय डैश। जो आपका बैसिलस थैरिंगेसिस एक बैक्टीरिया, एक ये है बैक्टीरिया कह सकते हो, ठीक है, वो दूसरे इंसेक्ट को किस तरीके से मारता है, दूसरे इंसेक्ट को किस तरीके से मारता है, ठीक है। तो आ जाओ इसके मारामारी की कहानी सुनते हैं, ठीक है, समझा देता हूँ ताकि आप लोग को डाउट ना रहे। तो हमारे पास बच्चों एक प्यारा सा भोला भाला सा एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट बोल सकते हैं या फिर बैक्टीरिया बोल सकते हो बच्चों। ये आपका है बीटी, इसको हम लोग प्यार से बीटी बोलते हैं, यानी बैसिलस थैरिंगेसिस, ठीक है। अच्छा, इस भाई साहब के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा जीन है। देखो वैसे तो सबके पास डीएनए होता है, इसके पास भी डीएनए, पर इसके डीएनए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट है बच्चों, एक जीन है। उस जीन को हम कहते हैं क्राई जीन, क्योंकि दूसरों को रुला देता है, समझ रहे हो, इसका नाम है क्राई जीन। ये जीन ऑब्वियसली आगे चल के एक आरएनए बनाएगा, और ये आरएनए आगे चल के एक प्रोटीन बनाएगा। ऑब्वियसली ये आप लोग ने पढ़ा हुआ है, प्रोटीन सिंथेसिस, सबसे पहले डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर एक प्रोटीन बन गया। व्हाट इज दिस प्रोटीन, दिस प्रोटीन इज चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। इस प्रोटीन को क्या कहेंगे बच्चों हम लोग, इसको हम लोग कहेंगे क्राई प्रोटीन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्राई प्रोटीन, क्योंकि क्राई जीन से क्राई प्रोटीन बना है, सही बात है। अब ये भाई साहब खुश है, ये खुश है, तो इसकी जिंदगी सही चल रही है। पर यहां पर मान लो यहां पर एक बड़ा सा राक्षस आया, राक्षस मतलब बड़ा इंसेक्ट आया, ठीक है, बड़ा इंसेक्ट आया बच्चों, और वो बोला कि मैं तुझे खा जाऊंगा। ऐसे बड़ा सा एक इंसेक्ट आया बच्चों, एक बड़ा सा इंसेक्ट आया, इसने अपना मुंह खोला और इसने बोला मैं तुझे खा जाऊंगा, ठीक है। इसने बोला क्या, मैं तुझे खा जाऊंगा, ठीक है। और ये इंसेक्ट क्या किया, इसको खा गया। जैसे ही खा गया, इसने क्या बोला कि ठीक है भाई, मैं तो मर रहा हूं, पर मैं तुझे भी लेके मरूंगा, तो रुक जा, तू भी मरेगा। कैसे, जैसे बच्चों इस बड़े वाले इंसेक्ट ने इसको खाया, तो ये मान लो इसका गट है, गट समझते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम, मान लो इसका गट है। अब ये जो इंसेक्ट है ना, इसका जो गट है ना बच्चों, इसका मीडियम है अल्कलाइन मीडियम, मतलब बेसिक नेचर है। बेसिक समझते हो, एसिड बेस समझते हो, तो बेस नेचर है, मतलब पीएच जो होगा इसका 7 से ज्यादा होगा, अल्कलाइन नेचर है। और ये जो क्राई प्रोटीन जो इसके बॉडी में प्रेजेंट था ना बच्चों, ये एक जहर था। ये क्या है, एक जहर है, पर ये इसकी बॉडी में जहर की तरह काम नहीं करता, क्योंकि इस जहर को एक्टिव होने के लिए, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, इस जहर को एक्टिव होने के लिए अल्कलाइन मीडियम चाहिए। यानी कौन सा मीडियम चाहिए, बेसिक मीडियम चाहिए। अल्कलाइन मतलब क्या होता है बच्चों, बेसिक मीडियम चाहिए, सही बात है। तो ये एक टॉक्सिन है, ये एक टॉक्सिन है, पर कंडीशन है बच्चों, कंडीशन क्या है कि ये तभी एक्टिव होगा जब कंडीशन क्या होगी, बेसिक, या फिर इसी को हम क्या कहेंगे, अल्कलाइन। इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, केमिस्ट्री में सीखते हैं ना, अल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम। तो भाई साहब जैसे इसने खाया, ये जो क्राई प्रोटीन था, ये क्राई प्रोटीन बच्चों इसके शरीर में घुस गया, ये लो घुस गया। अब ये जैसे इसके अंदर घुसा, इसका मीडियम क्या था, अल्कलाइन बच्चों, ये जहर की तरह एक्ट करने लगा। क्या करता है बताइए, ये इसके गट में छोटे छोटे होल बना देता है, इसके गट में छोटे छोटे पोर्स क्रिएट कर देता है, होल बना देता है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है आगे चल के। समझ रहे हो, इतना समझ में आ गया।
छोटे छोटे पोर्स बना देता है। कहां पे बनाता है बच्चों? छेद इसके गट में, गट कह सकते हो या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कह सकते हो, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर आप कह सकते हो आसान भाषा में बच्चों इसका गट। ठीक है, आसान भाषा में क्या कह सकते हैं? इसका गट। इसके गट में छोटे छोटे छेद कर देता है ये जहर, जिसकी वजह से बच्चों इस भाई साहब की मौत हो जाती है। सही है, तो ये क्या बोलता है कि भाई देख, मैं तो मरूंगा पर तुझे भी लेकर साथ में मरूंगा। बच्चों समझ रहे हो? तो अब बता दो, अब क्या आपको इसका आंसर आ जाएगा? तो किस तरीके से मारता है भाई? मारने का तरीका बड़ा खराब है। ठीक है, ब्लॉकिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब रेस्पिरेशन बंद करता है क्या? नहीं। डिसरप्टिव ऑफ मिडगट, यस, इसका मिडगट क्या कर देता है बच्चों? वो डिसरप्चर कर देता है, मतलब छेद कर देता है। डैमेज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं। क्रिएटिंग ब्लॉकेज इन सर्कुलेशन नहीं। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया? हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, चलो आगे चलते हैं। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों। इन इंसान विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्ट एज अ हीमोपोइटिक ऑर्गन। हीमोपोइटिक ऑर्गन मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसे ऑर्गन जो हमारे बॉडी में सेल्स का डेवलपमेंट करवाते हैं। जैसे मान लो अभी मेरे बॉडी में जो आरबीसी है, मेरे बॉडी में पता है आरबीसी है, पहले मैं इसको आरसीबी बोलता था, पर आरसीबी तो हार जाती है बार बार, कोई बात नहीं। आरबीसी है बच्चों, जो रेड ब्लड सेल है मेरे बॉडी में, इनकी डेज होती है 120 डेज की, मतलब 120 दिन के अंदर मर जाते हैं ये। ठीक है, तो हर 120 दिन में, मतलब जैसे मान लो आज जो आरबीसी बना है मेरे अंदर, वो अगले 120 दिन में मर जाएगा। तो हर दिन नया नया आरबीसी बनता है। जैसे आज जो बना वो अगले 120 दिन बाद मर जाएगा। सिमिलरली 120 दिन पहले भी कोई आरबीसी बना होगा जो आज मर गया। सही बात है। तो हर दिन यू कैन से मेरे बॉडी के अंदर नए नए सेल्स बनाने पड़ेंगे। तो ऐसा कौन सा ऐसा जो ऑर्गन होता है ना बच्चों, ऐसा जो ऑर्गन होता है जो नए नए सेल्स को फॉर्म करता है, ब्लड के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग सेल्स बनते हैं, उन सेल्स को हम लोग उस ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं बच्चों हेमोपोइटिक ऑर्गन। उस ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेमोपोइटिक ऑर्गन। मेरे बॉडी में कौन सा है? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में स्टेम सेल्स रहते हैं, वही आगे चल के फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मान लो आपको चोट लग गई, आप गिर रहे थे, भाग रहे थे और गिर गए, चोट लग गई, कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो डेड सेल्स होते हैं वो ऊपर ऐसे एक पट्टी बन जाती है, पप्पी बन जाती है, पप्पी नहीं गलत वर्ड हो गया, ठीक है, एक पुट्टी बन जाती है, पुट्टी इन द सेंस पपड़ी बन जाती है, ठीक है, और उसके अंदर नए सेल्स बन जाते हैं, नए सेल्स ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, नए नए सेल्स वहां पे फॉर्म हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये आपका हीमोपोइटिक सेल्स ऑर्गन का काम है कि भैया नए नए सेल्स का फॉर्मेशन करवाते रहो। क्लियर है? ओके। तो अर्ली डेवलपमेंट में जब एक बच्चा अपनी मम्मी के पेट में होता है, उस टाइम पे बच्चों, उस अर्ली डेवलपमेंट, देखो लिखा है ना अर्ली डेवलपमेंट, उस टाइम पे हीमोपोइटिक ऑर्गन कौन सा होता है एक ह्यूमन के अंदर? तो क्या वो पेनक्रिया होता है, अपेंडिक्स होता है, सीशम होता है या लिवर होता है? सो लिवर होता है। सही ऑप्शन इज लिवर। लिवर वो काम करता है। ठीक है, चलेगा। अगला क्या ऑप्शन है बच्चों? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ओके हैज अडॉप्टेड डैश मेथड फॉर द ट्री प्लांटेशन ओके इन द ईयर 2016। 2016 में बच्चों NKM आया था, मेरे को जितना याद है, कुछ तो बताता हूँ मैं आप लोगों को, महाराष्ट्र हरित मिशन ऐसे कुछ था, महाराष्ट्र हरित मिशन, और उसका शॉर्ट फॉर्म अलग था, NKM कुछ अलग ही है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो महाराष्ट्र हरित मिशन बच्चों यहाँ पे लॉन्च किया था 2016 में महाराष्ट्र ने, टू मेंटेन 33 फॉरेस्ट कवर। ठीक है, तो कौन सा मेथड यूज किया जाता था गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन कर सके प्लांट्स का? कम सेल्फ कल्टीवेशन होता है। ठीक है, जो मेथड जिस मेथड को महाराष्ट्र ने ये किया है, यूज किया है, उससे क्या होता है पता है? उससे एक्चुअल में अगर आपने एक पेड़ को लगा दिया, ठीक है, तो वो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा डेंस हो जाता है और उसको बार बार कल्टीवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही कल्टीवेट होता है, खुद ही अपने आप उसकी पॉपुलेशन बढ़ती है। और वो जो प्लांट्स होते हैं वो ज्यादातर मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं या फिर ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आपके नेचर में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो वो कौन सा मेथड है? क्या वो कुरोसोवा मेथड है? नहीं। क्या वो कावासाकी नाम डाल दिया, कावासाकी ZX, क्या ना, नहीं कावासाकी, क्या नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को। ठीक है, मियावाकी इज द करेक्ट ऑप्शन। मियावाकी बच्चों वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डेवलप किया था एंड मोनोकल्चर। ठीक है, जापानीज साइंटिस्ट थे इसलिए ऐसा नाम है। तो देखो 3 अलग अलग जापानीज नाम रख दिया और एक कावासाकी बाइक का भी नाम डाल दिया। ठीक है, तो मियावाकी इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज के लिए, ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रेजेंट इन। बहुत इजी है बच्चों, ZW जहां पे भी Z आ गया ना बच्चों, बर्ड की याद आओ, बर्ड इज द Z बर्ड। ठीक है, तो बर्ड के अंदर होता है बच्चों ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इंसानों के अंदर कैसा होता है? इंसानों के अंदर बच्चों XX XY ऐसा होता है।
ड्रोसोफिला के अंदर बच्चों डिटर्मिनेशन कैसा होता है, याद है ड्रोसोफिला का एक्सपेरिमेंट हम लोग ने किया था, वो एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा ड्रोसोफिला के अंदर। हनी बीज बच्चों पाइथिनोजेनेसिस होती है, पार्थिनोजेनेसिस दिखाती है ना, मतलब जो आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन बच्चों इसके अंदर मेल फॉर्म हो जाता है, तो यू कैन से पार्थिनोजेनेसिस के अंदर होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बर्ड, करेक्ट ऑप्शन इज बर्ड। ओके, समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उससे रिलेटेड थे वो सारे इस लेक्चर के अंदर करवाए। ऐसे और भी लेक्चर्स अगर आपको चाहिए तो ज़रूर से कमेंट करके बताना, मैं आप लोग के लिए और भी लेक्चर्स बनाऊंगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, कीप स्टडिंग, बाय बाय।